नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि देखने के लिए मिली है जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आधिकारिक सूचना मिली है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो चयन है वो होने वाला है। 7वें टीजीटी बीजीटी और 69,000 को लेकर ही बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करने का आप सभी का कार्य है। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बेसिक के बारे में या फिर अगर किसी भर्ती के बारे में जानकारी है, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूं। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा के अंदर, पिछले 4 से 5 साल तक मैंने इतनी सेवाएं दी हैं। अधिकारियों के आदेश, अधिकारियों के सवाल, अधिकारियों के जवाब, उनका जो अवलोकन मेरे माध्यम से किया जाता है वो 100% आपके सामने देखने के लिए मिलता है। जिन्होंने थोड़ी देर पहले का वीडियो नहीं देखा उसको उठा करके देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको सेम जानकारी देकर समझाया था कि ऐसा करने की संभावना है, इससे करने से बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता भी है। अब ऐसे में जानकारी मिल चुकी है एससीईआरटी के माध्यम से, जो कि बड़ी अपडेट है उन सभी छात्रों के लिए जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, इस भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से आधी अधूरी जानकारी छात्रों के लिए समस्यात्मक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आज से पहले आप सभी को तमाम जानकारी मैंने पहले से दे रखी थी, लेकिन यहाँ से और भी जानकारी देखने के लिए मिली है। क्योंकि रोज समाचार पत्र के अंदर एक नया बवाल आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें एससीईआरटी पे हुई वार्ता को लेकर, जो कि देखने के लिए मिली है सर्वेंद्र विक्रम सर के साथ में, तमाम बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया गया है। मैं आज की मुलाकात के कुछ क्षण भी आप सभी को दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपके लिए यहाँ से क्या क्या जानकारी निकली है। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार अवश्य देख लेना। उसके अंदर मैंने आप सभी को बताया भी था और लगभग वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पर जो पॉइंट लिखा है कि आपके फॉर्म भरने का जो आधार है वो स्नातक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पिछले वीडियो में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन आप सभी के सामने किया था। क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से समाचार पत्रों में यही जानकारी दी गई थी, जो कि कहीं की लुका छुपी के तौर पर देखने के लिए मिली थी, अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि आवेदन करने के लिए जो साइंस और मैथ वाले थे, अगर हिंदी को चूज कर लेते हैं भाषा के आधार पर, तो उम्मीदें ऐसी है कि आपके लिए समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि पहले पीएनबी का कहना था कि यूपी टीईटी के, सीटीईटी के सब्जेक्ट के आधार पर चूज कर लीजिए। लेकिन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जानकारी दी गई, उनका कहना है कि आपके फॉर्म भरने का जो आधार है वो स्नातक होना चाहिए। फॉर्म भरते समय विषय चुनने के लिए ऑप्शन नहीं मांगा गया है, परंतु आपका ओएमआर के अंदर आपको विषय चुनना पड़ेगा। जिस वर्ग से आपने स्नातक किया है वही विषय आपके लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि मैथ और साइंस वाले साइंस वर्ग में चले जाएंगे। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो साइंस वाले हैं, या फिर अगर हम बात करें बीए वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एसएसटी के रास्ते खुल जाएंगे। तमाम छात्रों के लिए समस्याएं हो सकती है, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। बीएससी वाले कहीं ना कहीं साइंस और गणित के लिए जाएंगे, जो कि उनके लिए थोड़ी समस्या भी है। क्योंकि जिन्होंने बायोलॉजी से किया उनको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी 50 नंबर की। अब अगर आप भाषा लेते हैं तो समस्याएं आपके लिए आ सकती हैं। एक बार फिर से कह दूं कि सरकार ने लिखित में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके बारे में लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही शेयर करते लोगों के साथ में। लेकिन ये समस्या आगामी समय के लिए जब आपकी वैकेंसी होगी तो बहुत बड़ी आपके लिए बन जाएगी, क्योंकि लिखित में इन्होंने कुछ बताया नहीं है। अब छात्र भाषा लेकर के पेपर दे देता है और उसने अगर केस ठोक दिया कि भाई बताइए आपने कहाँ पे लिख के दिया था कि विषय ये वाला चुनना है, किस आधार पर चुनना है। रोज समाचार पत्रों के अंदर जानकारी दी जा रही है। आज जो मिली आज उसको आप सुनिए। तो बीएससी वाले साइंस वर्ग में चले जाएंगे, जहां पे आपको गणित भी पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने मैथ पढ़ा उनको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तीसरे नंबर का पॉइंट आप सभी के सामने आ जाता है, जिन्होंने बीए किया है उनके लिए 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पहला आएगा भाषा का, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें अंग्रेजी भी आप सभी के लिए खुल जाएगी। लेकिन ऐसे में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा स्नातक के अंदर 2 वर्ष तक, उसको आप लोग यहाँ से चयन कीजिएगा। अब जो जानकारी दी जा रही है एससीईआरटी के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही ये भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपने सामाजिक से किया है तो संबंधित विषय आप सभी को चुनना पड़ेगा। मतलब आप लोग सामाजिक के लिए भी जा सकते हैं। जिन्होंने बीए किया है तो स्पष्ट शब्दों में जानकारी उनके लिए तो है। जिन्होंने भाषा किया है, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं वो लोग यहाँ पे एसएसटी को चुन सकते हैं बड़ी आसानी से। आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है।
क्योंकि नीचे पॉइंट नंबर 4 के अंदर ही मैंने आप सभी के सामने लिख करके समझाया है कि बीकॉम वाले क्या करेंगे, सामाजिक को चुन लेंगे जिससे कि आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसके अलावा बीटेक के लिए उनके माध्यम से कहा गया है कि लेट देम फाइट, मतलब कि आप सभी समझ सकते हैं। अब ऐसे में बीटेक वाले साइंस वर्ग के अंदर जाएंगे। मैंने आपको कहा भी था, जैसे कि बीसीए के बारे में मैंने बताया था कि आप साइंस वर्ग में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से आते हैं तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं साइंस ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप दूसरे पार्ट में जाते हैं तो वहाँ से संभावना ऐसी है कि निरस्त हो सकता है, बाहर किए जा सकते हैं, लेकिन लिखित में कोई जानकारी नहीं दी है। ये एक बड़ा विवाद का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीटेक वाले छात्रों के सामने जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ में जिनका सीटेट जूनियर पास है और मार्कशीट नहीं आई है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं, या फिर डीएलएड बीटीसी की मार्कशीट नहीं आई, मान करके चलो, है ना, बीएड की नहीं आई है, तो ऐसे वहाँ पे आप एनए लिख सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्म भरते समय जानकारी दे दी थी। फॉर्म भरने वाला वीडियो एक बार अवश्य देख लेना। साथ में जानकारी यहाँ पे उनके माध्यम से ये भी दी गई है कि प्राप्त सूचना के आधार पर यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसे अच्छे नंबरों के साथ आपको पास करना है, 90-97। इसके बाद में जब विषयवार पदों को भरा जाएगा तब आगे की प्रक्रिया होगी। उस समय आपके द्वारा चुना गया विषय स्नातक से मैच होना चाहिए। बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि जो भी आप विषय को चुनेंगे उसका मैच आप सभी को करवाना पड़ेगा स्नातक के साथ में, और अगर नहीं होता है तो समस्याओं का विषय आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने आपको कहा भी था कि टीईटी के आधार पर आप लोग चुनेंगे, क्योंकि टीईटी हिंदी बहुत सारे छात्रों की होती है, लेकिन ऐसे में जो साइंस वर्ग से आते हैं उनके लिए समस्या हो सकती है। बहुत सारे छात्र परेशान भी थे। अब बीकॉम वाले छात्रों के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है, वो सामाजिक में जा सकते हैं। और ये जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है शिक्षा निदेशालय से, मतलब कि एससीईआरटी से। आपको याद होगा कि पीएनबी के माध्यम से आपकी परीक्षा करवाई जाती है। जो आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, बाद में विषयवार आपको नियुक्ति मिलेगी। जो भी कार्रवाई होती है वो बेसिक शिक्षा परिषद या फिर एससीईआरटी से आप सभी को देखने के लिए मिली है। अब शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो जानकारी आपके सामने रखी गई है वो सब कुछ आप सभी को बता दिया गया है। अब ऐसे में विषय का चयन आपको कैसे करना है, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार विज्ञापन जारी ना करके छात्रों को परेशान करने का कार्य कर रही है। 18 तारीख को परीक्षा करवानी है। अभी आपके सामने 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सा विषय हमें चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है। तो आप लोग स्नातक के आधार पर अपने विषय को चुनें, वही आपका बेहतर रहेगा। साथ में टीईटी के साथ आप सभी चुनेंगे तो बेहतरीन आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी के साथ में अगर आपने किया तो हिंदी आप सभी चुन लेंगे, लेकिन जो साइंस वर्ग वाले हिंदी चुनेंगे, क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा, अंदर लिया जाएगा कि नहीं, ये समस्या का विषय है, क्योंकि लिखित में कोई जानकारी दी नहीं है। अब जो बयान मिल रहे हैं, जो जानकारी के बाद कहीं की मुलाकात के बाद चीज़ें हो रही हैं, वो आपके सामने है। हालांकि सरकार ने कोई जानकारी लिखित में नहीं दी है, लेकिन आज के समाचार पत्र के अंदर उनका कहना था कि स्नातक में भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान नहीं होती है। तो ऐसे में स्नातक में मुख्य विषय नहीं रहा है, तो ऐसे में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले जो जूनियर भर्ती आई थी उनमें इन लोगों को मौका मिला था। इसीलिए मैंने आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से समझाया था कि बार बार बदलाव करने से कहीं ना कहीं भर्तियां लटक जाती हैं। उसके जिम्मेदार जो होते हैं वो हमारे अधिकारी और कौन कौन होते हैं, वीडियो को सुनिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आपके हक की आवाज़ उठाई जाती है। लाइक और शेयर करने का आप सभी का कार्य है, क्योंकि जानकारी जितनी मेहनत लेकर आप सभी के सामने रखी जाती है उसके लिए आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं ना। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि छात्रों को गलती ना हो जाए। अब ऐसे में ये तो बात हो जाती है गलत चयन के बारे में, कौन कौन क्या क्या चुन सकता है। बड़ी ही सिंपल भाषा में मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब ऐसे में जो आधिकारिक सूचना मिली आपको बताई है, 50% को लेकर भी यहाँ पर वार्ता हुई है। जैसे में उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि जो शासन का आदेश था, इसको लेकर जो संशोधन किया गया था, उसके अनुसार ही छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन 50% के बारे में अभी तक कोई छूट शासन की तरफ से नहीं दी गई है। बाकी अब ऐसे में जो 50% वाले छात्र हैं, इसको लेकर आवेदन करते हैं नहीं करते उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आगामी समय के अंदर छूट मिलने की संभावना है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। बस यही जानकारी आप सभी के सामने मिल रही है, क्योंकि 50% को लेकर छूट मिलनी चाहिए। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाइए। मैंने अब तक तमाम वीडियोस के अंदर आप सभी के लिए बोला है कि 50% पर एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग छूट मिलना अनिवार्य है। पिछले वीडियो में भी कहा कि अगर आपको इनको छूट नहीं देनी है तो बीएड और टीईटी क्यों करवाई जाती है। क्वेश्चन आप सभी के सामने बनता है कि बीएड की आपने फीस वसूल ली, टीईटी पास करवा के आपने बेरोजगार बना दिया, बाद में आप 50% लगाते हैं, तो पहले ही टर्म एंड कंडीशन सोच करके लगानी चाहिए।
तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। अब ऐसे में आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको दी जाएगी। उसी क्रम में बात करें टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन के बारे में जानकारी मिली है कि जल्द ही आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आप सभी को बता दें कि छात्रों के माध्यम से प्रयास किया गया है कि डिप्टी, अगर हम बात करें सीएम के सामने अपने पक्ष को रखा जाए कि भाई तदर्थ शिक्षकों का मामला क्लियर हो गया है, अब संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया जाए। हालांकि चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इसी हफ्ते आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। देर शाम तक भी यही जानकारी उनके माध्यम से दी गई है कि जल्द टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में शासन के माध्यम से कब तक आप सभी के सामने विज्ञापन जारी होगा उसको लेकर 1 से 2 दिन आप सभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जो जानकारी उनके माध्यम से दी जा रही है कि इसी हफ्ते आपके जो आवेदन है वो शुरू करवा दिए जाएंगे, संशोधित विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो अच्छी खबर तो आप सभी के लिए है, लेकिन ऐसे में झूठे वादों को लेकर कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाकी पॉजिटिव रहिए, जल्दी विज्ञापन आने की संभावना बन रही है, बार बार तमाम जगहों से जानकारी मिल रही है। बाकी छात्रों के माध्यम से डिप्टी सीएम के सामने अपना जो पक्ष है वो रखा जाएगा, जिससे कि तदर्थ शिक्षकों का जो फैसला है वो हो गया है। अब विज्ञापन में देरी करना कहीं न कहीं छात्रों के साथ में अन्याय है। तो ऐसे में शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जल्दी टीजीटी पीजीटी को लेकर जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। बाकी जो भी मुलाकात के बाद चीज़ें होंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। हालांकि मुलाकात में आश्वासन ही मिलेगा, लेकिन जो विज्ञापन होगा वो चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। उनका आज भी कहना है कि जल्द विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शासन ने तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो फैसला है वो ले लिया है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर थर्ड काउंसलिंग का छात्र काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लगातार छात्रों के माध्यम से कई धरना प्रदर्शन दिए गए हैं, ज्ञापन कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से अब तक जो आश्वासन मिले हैं वो ये है कि यहाँ पर संशोधन का मामला लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में छात्रों के माध्यम से महिला दिवस के अवसर पर कहीं न कहीं छात्रों ने कोशिश की कि अपनी मांगे रखी जाए, जहाँ पर छात्रों के माध्यम से SCRT जाकर तमाम अधिकारियों से मुलाकात देखने के लिए मिली है कि थर्ड काउंसलिंग कब तक आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा छात्रों के माध्यम से महाज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया था SCRT जाकर अपनी मांगे रखने के लिए। तो ऐसे में छात्रों से हुई वार्ता के अनुसार उनका कहना है कि ज्ञापन कार्यक्रम सफल रहा है। तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात देखने के लिए मिली है। सभी अधिकारियों ने रिस्पॉन्स भी दिया है कि जल्द आप सभी को जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। विस्तृत जानकारी में पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को सुबह की वीडियो से बता दूंगा। लेकिन ऐसे में इन शॉर्ट अगर छात्रों का सुने तो उनके माध्यम से कहना है कि आज का जो ज्ञापन का कार्यक्रम है पूरी तरीके से सफल रहा है। तमाम अधिकारियों ने आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाएगी। चूँकि आप सभी को पता है कि इससे पहले संशोधन का मुद्दा लटका हुआ था, लेकिन अब वो भी यहाँ से क्लियर हो गया है, जो कि कहीं न कहीं थर्ड काउंसलिंग के लिए रास्ता साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में संशोधन होने के बाद कहीं न कहीं शासन प्रशासन के माध्यम से फिर भी थर्ड काउंसलिंग को लेकर कहा जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग अवश्य होगी। हालांकि थोड़ी सी देरी से हो रही है, वो आप सभी के लिए थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 भी काफ़ी देरी से हुई थी। अगर थोड़ी देरी हुई है तो नौकरी मिल जाए तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट आप सभी के लिए होगी। तो ऐसे में जो कहीं न कहीं आज सफलता मिली है, जल्द आपको थर्ड चयन सूची भी देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।